we are going to continue with the movement of small intestine, chapter number 64, part 2. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, मिक्सिंग मूवमेंट और प्रोपल्सिव मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट को हम सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि चेन ऑफ सॉसेजेस होती हैं जो कि हमारे पास काइम को मुसलसल 2 से 3 दफा चॉप करती हैं। अब ये हमारे पास रेगुलरली स्पेस भी हो सकती हैं, आइसोलेटेड भी हो सकती हैं, इरेगुलरली स्पेस भी होती हैं और वीकली रेगुलरली स्पेस भी हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की डिटरमिन करती है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन आएगी, वो हमारे पास स्लो वेव की फ्रीक्वेंसी जो आ रही है स्लो वेव इंटेस्टाइनल वॉल में वो डिटरमिन करेगी कि कितनी सेगमेंटेशन आनी है। प्रॉक्सिमल जेजुनम में हमारे पास ये 12 पर मिनट होती हैं सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन, और हमारे पास जो एरियाज हैं जीजनम और ड्यूडेनम इनके अंदर 12 पर मिनट जो है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ये तब होती है जब हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ स्टिमुलेशन आ रही हो, यानी कि स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही हो। और जो हमारे पास टर्मिनल आईएम है वहाँ पे हमारे पास 9 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन या एक्साइटेटरी एक्टिविटी ऑफ एंटारिक नर्वस सिस्टम को हम एट्रोपिन ड्रग देकर ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्लो वेव्स नहीं आएंगी। स्लो वेव्स नहीं आएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास प्रोपल्सिव मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्सिस जो हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से काइम जो है उसको प्रोपेल किया जाता है पेरिस्टाल्टिक वेव की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ये हमारे पास मूव करती है काइम टुवर्ड द एनस एट द वेलोसिटी ऑफ 0.5 to 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन के अंदर ये तेजी से मूव करते हैं, जबकि स्लोअर करते हैं टर्मिनल पोर्शन के अंदर 3 to 5 सेंटीमीटर के यूजुअली हमारे पास ये वीक जो मूवमेंट है प्रोपल्सिव ये हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर तक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक हमारे पास ये वीक कॉन्ट्रैक्शंस ट्रैवल कर सकती हैं। ये मूवमेंट काइम की बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो कि हमारे पास इसकी एवरेज आती है 1 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि पूरे मिनट के अंदर सिर्फ 1 सेंटीमीटर। और पूरी इंटेस्टाइन को क्रॉस करने के लिए इसको लगते हैं हमारे पास 3 to 5 आवर्स के लिए पाइलोरस से लेकर यानी कि स्टमक एंड से लेकर इलियोसिकल वाल्व तक जा सके और लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर सके। कंट्रोल हमारे पास पेरिस्टाल्सिस का नर्वस भी और हार्मोनल सिग्नल भी। नर्वस है वो रिफ्लेक्सेस की वजह से लाइक गैस्ट्रो इंटेरिक रिफ्लेक्स। अब पहले हमने पढ़ा था एंटेरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, वो क्या था कि हमारे पास ड्यूडेनम अपनी अगर उसके अंदर हद से ज्यादा काइम आ रहा था तो उसको स्टमक को एम्पटिंग को ब्लॉक करा था, वो हमारे पास एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास स्टमक की डिस्टेंशन की वजह से आता है। स्टमक के अंदर ज्यादा डिस्टेंशन होगी तो हमारे पास यहाँ पे माइंटेरिक प्लेक्सस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर सिग्नल्स आएंगे और इसको हम कहेंगे गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जल्दी पेरिस्टाल्सिस होगी उसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट हार्मोन्स लाइक गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इंसुलिन, मोटिलिन और सेरोटोनिन। ये फैक्टर्स हैं ये इनहांस करते हैं इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। स्क्रेटिन और ग्लूकागॉन करते हैं इनहिबिट। गैस्ट्रिन, सीसीके, इंसुलिन, मोटिलिन, सेरोटोनिन ये हमारे पास करते हैं स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। पेरिस्टाल्टिक वेव सिर्फ हमारे पास ये नहीं करती कि प्रोग्रेशन कराए काइम की टुवर्ड द इलियोसिकल वाल्व, इसके अलावा ये हमारे पास क्या करती है कि जब ये इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है काइम और पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट होती है तो इसकी मूवमेंट को इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंटेंसिफाई करती है, जिसकी वजह से एडिशनल काइम जो है वो एंटर करती है ड्यूडेनम में। और इलियोसिकल वाल्व को जब ये पहुंच जाती है सेवरल आवर्स के बाद गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पेरिस्टाल्सिस को इंटेंसिफाई करता है। गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स हो गया, गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स हो गया, ये दो चीजें इंटेंसिफाई कर रही हैं। और क्या कर रहा है इंसुलिन, मोटिलिन, सीसीके, सेरोटोनिन और गैस्ट्रिन इंटेंसिफाई कर रहे हैं, ग्लूकागॉन और स्क्रेटिन इनहिबिट कर रहे हैं। प्रोपल्सिव इफेक्ट ऑफ सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास मूवमेंट कितनी हो रही है 1 सेंटीमीटर पर मिनट इन द इनर डायरेक्शन। अब इसके अलावा हमारे पास एक और कांसेप्ट है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक रश। पेरिस्टाल्टिक रश हमारे पास ये होता है कि अगर इन्फेक्शियस डायरिया वगैरह की कंडीशन है तो हमारे पास पावरफुल और रैपिड पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं, इनको पेरिस्टाल्टिक रश कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास विद इन मिनट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के सारी कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल पेरिस्टाल्सिस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन फॉल का क्लियर कर दी जाती है, कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती और डायरिया की कंडीशन होती है। मूवमेंट्स जो है वो हमारे पास कॉज होती है मस्कुलरिस म्यूकोसी और मसल्स फाइबर ऑफ विलाय। विलाय के अंदर विलाय की मूवमेंट की वजह से भी मूवमेंट्स कॉज हो रही है हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोसी की वजह से भी। विलाय जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया को ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हमारे पास जो इलियोसिकल वाल्व लगा हुआ है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में जो वाल्व लगा हुआ है वो हमारे पास बैक फ्लो फ्रॉम कोलन टू स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रिवेंट करता है और ये हमारे पास प्रेशर को रिवर्स प्रेशर ऑफ 50 to 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है। इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है हमारे पास थिकन्ड सर्कुलर मसल से बना हुआ होता है और नॉर्मली जो है कंस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन हमारे पास जो है आफ्टर अ मील गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स आता है। गैस्ट्रोइलियल रिफ्लेक्स यानी कि स्टमक से इलियम को वो हमारे पास इंटेंसिफाई कराता है पेरिस्टाल्सिस को, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और एम्पटिंग ऑफ इलियल कंटेंट इनटू सीकम, इलियम से फॉरेन कंटेंट्स हैं वो सीकम में चले जाते हैं और वहां से आगे प्रोसीड कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस टू द एम्पटिंग एट द इलियोसिकल वाल्व जो है प्रोलॉन्ग करती है स्टे ऑफ काइम इन द इलियम। और इसको तकरीबन पूरे दिन में हमारे पास कितनी काइम आती है सीकम में 1500 से 200 ml ऑफ काइम जो है वो हमारे पास इलियम से सीकम में एंटर होती है। इसके बाद हमारे पास अब इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास मील के फौरन बाद ओपन हो रहा था। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है फीडबैक कंट्रोल क्या है कि सीकम के अंदर जब हम फूड एंटर करेंगे सीकम होगा डिस्टेंट यानी कि कंट्रैक्टेड। जब वो कंट्रैक्टेड होगा तो इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास इंटेंसिफाई यानी कि उसके ऊपर फोर्स ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास वो पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट कर देगा और इलियल पेरिस्टाल्सिस यानी कि इलियम की पेरिस्टाल्सिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इलियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, ये हमारे पास सीकम है, साथ में अपेंडिक्स है और यहाँ पास इलियोसिकल स्फिंक्टर। इसके अलावा कोई इरिटेंट जो हमारे पास सीकम की डिले कराता है एम्पटिंग को, वो क्या है हमारे पास जब एक पर्सन का अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम होगा तो इरिटेशन होगी हमारे पास सीकम की और हमारे पास इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है वो स्पैज़म में चला जाएगा तो हमारे पास इलियम से सीकम के अंदर कंटेंट्स एम्प्टी नहीं होंगे और हमारे पास पार्शियल पैरालिसिस होगी इलियम की। और ये सारे फैक्टर्स हैं ब्लॉक करेंगे कि इलियम के कंटेंट्स जो हैं वो सीकम के अंदर ना मूव करें। आगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास आ जाता है कोलोन और रेक्टम वगैरह। कोलोन जो है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिस्पांसिबल है और साथ में स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है और जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पे हमारे पास होती है स्टोरेज। इसके अंदर हमारे पास स्लगिश मूवमेंट होती है और हमारे पास मिक्सिंग मूवमेंट होती है, प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है। फिर से
मिक्सिंग मूवमेंट जो है वो हमारे पास हाफ स्ट्रेशन कॉज करते हैं। हाफ स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि 3 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेप होती है, 3 या कोलाई की, ये मसल जो है कंट्रैक्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल जो है हमारे पास इंटेस्टाइन के उनको बैग लाइक सैक्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाफ स्ट्रेशन। इन हाफ स्ट्रेशन की जो है कंट्रैक्शन, ये हाफ स्ट्रेशन कंट्रैक्शन करते हैं अबाउट 30 सेकंड और फिर डिसअपेयर होते हैं, फिर नेक्स्ट 60 सेकंड डिसअपेयर आने के बाद दोबारा पेयर होते हैं। इस तरह हमारे पास स्लोली कंट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास सीकम की तरफ, सीकम से कोलोन और कोलोन से रेक्टम की तरफ हमारे पास फूड मूव करती जाती है। फीकल मैटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में स्लोली डग इनटू रोल मूवमेंट से मूव करते हैं, जिससे हमारे पास जो पहले ये घूमता रहता है फीकल मैटर और इसका सारा जो वाटर वगैरह ये एब्जॉर्ब हो जाता है और अबाउट 80 to 200 ml ऑफ फीसेस जो है एक्सपेल्ड होता है ईच डे। प्रोपल्सिव मूवमेंट या मास मूवमेंट क्या है, हमारे पास कंप्रेसिव कंट्रैक्शंस हैं जो कि हमारे पास 2 से 3 टाइम्स, ओनली 1 to 3 टाइम्स हमारे पास डे में आती हैं और मोस्टली ये लास्ट करती है हमारे पास 15 मिनट के लिए। मेनली हमारे पास ये आफ्टर ब्रेकफास्ट कॉज करती है 15 मिनट, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही मास मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है मोस्टली पीपल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रिंग अपेयर होती है। कंस्ट्रक्टिव रिंग जो है वो हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ कोलोन की वजह से अपेयर होती है और ट्रांसवर्स कोलोन में रैपिडली ट्रांसफर होती है 20 सेंटीमीटर और मोर। कंस्ट्रक्टिव रिंग के बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन आती है 2 से 3 मिनट के लिए और फिर से दोबारा से अपेयर होती है। इस तरह हमारे पास मास मूवमेंट जो है हमारे पास 15 मिनट के लिए कंटिन्यू करती हैं और अबाउट 1 to 3 टाइम्स इन डे, सॉरी नॉट फॉर 15 मिनट आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ये परसिस्ट करती हैं अबाउट 10 to 30 मिनट और फिर ये सीज कर जाती हैं। और अगर हम उस टाइम पे फीकल मैटर पास आउट नहीं करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से अपेयर होंगी आफ्टर फ्यू आवर्स। मैस मूवमेंट के लिए हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आता है, यानी कि जब स्टमक के अंदर हमारे पास स्ट्रेच आता है तो वो हमारे पास कोलोन को स्ट्रेच करता है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। और हमारे पास आता है ड्यूडिनोकोलिक रिफ्लेक्स। ड्यूडिनम भी हमारे पास जो है इस तरह से सिग्नल भेजता है, इस तरह हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास मैस मूवमेंट एग्जिबिट होती है। अगर हमारे पास हम एक्सट्रिंसिक ऑटोनोमिक नर्व्स को रिमूव भी कर दें तो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ना उसके जरिए ये इंपल्सेस ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्सेस तभी प्रेजेंट रहेंगे। अगर हमारे पास इरिटेशन ऑफ कोलोन और लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में तो हमारे पास इंटेंस मैस मूवमेंट होंगी और मुसलसल होती रहेंगी। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसका टॉपिक का नाम है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब हमारे पास हमने स्टूल को पास आउट करने के लिए प्रोसेस पढ़ना है। यूजुअली क्या होता है कि रेक्टम जो होता है वो एम्प्टी होता है। वो एम्प्टी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वीक फंक्शनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस एट द जंक्शन ऑफ सिग्मॉइड कोलन एंड रेक्टम, और यहाँ पे एक शार्प एंगुलेशन होती है, लाइक ये वाली जगह हमारे पास है। रेक्टम यूजुअली एम्प्टी रहता है क्योंकि यहाँ पे शार्प एंगुलेशन और यहाँ पे एक वीक फंक्शनल वॉल्व प्रेजेंट होता है। जब हमारे पास मैस मूवमेंट आती है तो उसकी वजह से हमारे पास रेक्टम फिल होता है, डेफिकेशन का रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ फीकल मैटर थ्रू एनस जो है वो हमारे पास प्रिवेंटेड रहती है बाय टॉनिक कंट्रैक्शन इंटरनल एनस स्फिंक्टर की और हमारे पास एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर की, क्योंकि हमारे पास एनस में 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, उनकी टॉनिक कंट्रैक्शन भी होती है जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ स्टूल नहीं होती। एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमारे पास पोडेंटल नर्व कंट्रोल करती है जो कि हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और इंटरनल स्फिंक्टर को हमारे पास जो है इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है वही कंट्रोल करता है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स आता है। इंट्रिंसिक रिफ्लेक्स जो है वो लोकल इंटारिक नर्वस सिस्टम मीडिएट करता है रेक्टल वॉल में। माइंटारिक प्लेक्सस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक वेव्स आती हैं डिसेंडिंग कोलन से सिग्मॉइड कोलन से रेक्टम में और फोर्स करती हैं फीसिस को टुवर्ड द एनस। फिर हमारे पास इंटरनल एनस स्फिंक्टर जो है उसको रिलैक्स कर देते हैं माइंटारिक प्लेक्सस से इनहिबिटरी सिग्नल्स को हटा के। उसके बाद अगर एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर जो है वो कॉन्शियसली या वॉलंटरीली कंट्रोल होता है, अगर वो रिलैक्स हो जाएगा तो डेफिकेशन होगी और अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो हमारे पास डेफिकेशन जो है उसका प्रोसेस रुक जाएगा। नॉर्मली जब हमारे पास इंट्रिंसिक माइंटारिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स फंक्शन कर रहा होता है खुद से तो ये वीक होता है, और इफेक्टिव डेफिकेशन जो है वो हमारे पास इसको फोर्टिफाई करने के लिए पैरासिम्पैथिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स आता है जिसके अंदर हमारे पास सैक्रल सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सैक्रल सेगमेंट्स हमारे पास पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स आते हैं जो कि इसको कंट्रैक्ट करा के हमारे पास डेफिकेशन रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। डिसेंडिंग कॉलन से हमारे पास इंपल्सेस पहले हमारे पास कैसे जाती हैं, रेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड में वापस आती हैं, डिसेंडिंग कॉलन सिग्मॉइड रेक्टम एनस वाया पैरासिम्पैथिक नर्व, और इस तरह हमारे पास इंटरनल एनस स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और फिर हमारे पास और एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और पावरफुल प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन होगा और एम्प्टिंग ऑफ रेक्टम हो जाएगा। स्प्लीनिक फ्लेक्सर से लेकर एनस तक जितना भी फीकल मैटर होगा उसको पास आउट कर दिया जाएगा। डेफिकेशन सिग्नल को मजीद इनिशिएट करने के लिए हम डीप ब्रेथ लेकर क्लोजर ऑफ लोटस करेंगे, एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फीकल मैटर जो है वो कोलन की तरफ मूव करेगा। जो न्यू बॉर्न और कुछ पीपल जिनमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांजैक्शन हुई होती है वहाँ पे डेफिकेशन रिफ्लेक्स है वो ऑटोमेटिक एम्प्टी होती है। जब हमारे पास मूवमेंट होगी किसी भी दिन के हिस्से में मैस मूवमेंट होगी तो वहाँ पे डेफिकेशन हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल एनस स्फिंक्टर का वॉलंटरी कंट्रैक्शन वाला कंट्रोल खत्म हो चुका है और बच्चों में तो होता ही नहीं है। मजीद वो जो हमारे पास बावल एक्टिविटी को ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स इफेक्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पास है पेरिटोनियो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स जो कि हमारे पास इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम की वजह से होता है। उसके अलावा रीनो इंटेस्टाइनल जो कि किडनी की वजह से होगा और विजाइको इंटेस्टाइनल जो कि ब्लैडर की वजह से होगा। ये रीनो इंटेस्टाइनल और विजाइको इंटेस्टाइनल जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जबकि ये हमारे पास स्ट्रांगली ये भी इनहिबिट करेगा। पेरिटोनियो इंटेस्टाइनल भी हमारे पास इंटेस्टाइनल पैरालिसिस